हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डी सर। हम कर रहे थे कलाम की तथ्यशील परीक्षा जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे। जो उसका पाठ्यक्रम है उसका किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट सीरीज की बात करें और टेस्ट कौन सा आपका, माइन टेस्ट 12। कौन सा टेस्ट दोस्त, माइन टेस्ट 12 की बात करते हैं, जो आपका कल होगा। ये टेस्ट कब होगा दोस्त आपका, कल ये टेस्ट होने वाला है आपका। और इसका जो सिलेबस है दोस्त, इसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, इसी सिलेबस की बात करें तो आपके इस बुकलेट से, जो सूचना प्रौद्योगिकी बुकलेट है, आईसीटी बुकलेट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो बुकलेट है, यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अंदर आपके 2 टॉपिक है आपके। एक तो थे आपके, देखो, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ये टॉपिक यहाँ से था आपका, ये वाला। और दूसरा टॉपिक इसी बुकलेट से था आपका, कौन सा, सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव। दूसरा टॉपिक कौन सा आपका, सूचना प्रौद्योगिकी का जो आपका सामाजिक प्रभाव है ना, ये टॉपिक। यानी इन दोनों टॉपिकों से जो 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वो कौन से टेस्ट में पूछे जाएंगे, आपके माइन टेस्ट 12 के अंदर पूछे जाएंगे। आप देखो, कल एक अपनी क्लास हुई थी, वो थी अपनी सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग से। यानी कल की एक क्लास अपनी इस टॉपिक से एक क्लास हो चुकी है अपनी, यानी हम लगभग आधा चैप्टर इसको पढ़ चुके थे। आपके क्लास नंबर 1 हो चुकी है, जिसके अंदर यदि हम 2 मिनट के लिए रिवीजन करना चाहिए तो देखो, हमने पहला टॉपिक क्वेश्चन स्टार्ट किया था अपने ईमेल से। तो ईमेल को आप सभी को पता है, वो लास्ट टाइम भी आपका 2022 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था ईमेल से। लास्ट टाइम डोमेन या आपका यूजर नेम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और इन दोनों को जो अंतर करता है @ वहाँ से क्वेश्चन आपके लेवल 1 के अंदर पूछा गया था। लेवल 2 के अंदर आपके ईमेल का उपयोग पूछा गया था। ठीक है, और लेवल 2 के अंदर एक ईमेल से और क्वेश्चन आया था, जो आपकी शब्दावली है, वहाँ से लेवल 2 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था। यानी ईमेल से हर मतलब 3 शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। एक तरह से मानिए आप सब्जेक्ट देख लेना, साइंस थी, मैथ थी। साइंस में तो एक ही होता है आपका SST हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, इंग्लिश हो, और लेवल 1 में तो आपकी सभी कॉमन हो गई। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके बाद हम देखो अपने ई शासन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ई शासन से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपके तो लास्ट टाइम 2022 में जोड़ा गया था ये टॉपिक, क्योंकि पहले रेट के अंदर ये नहीं आते थे, इसलिए रेट के तो बहुत कम क्वेश्चन था। लेकिन ई शासन की बात करें, फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक शुरू से था, तो फर्स्ट ग्रेड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस शासन कल आपको क्लास के माध्यम से आपको करवाने का प्रयास किया गया था। और आपको क्लास कैसी लगी आपने कमेंट में बताया होगा, देखिए तो, और नहीं देखे तो देखना दोस्तों। वो क्लास देखोगे और ये क्लास देखोगे तब आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। इस शासन के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना 1970 के अंदर हुई थी। राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना NIC की स्थापना मैंने बताई थी आपको 1971 के अंदर हुई थी। और राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना NIC नेट की स्थापना मैंने 1987 के अंदर बताई थी। इसके उपनाम भी बताए थे इस शासन के, जैसे डिजिटल सरकार हुई थी, ठीक है, ऑनलाइन सरकार, मैंने संबंध सरकार के नाम से भी इनको आपके उपनाम आपको बताए गए थे इस शासन के। फिर मैंने एक बताया इस शासन का उपयोग क्या है भाई, स्मार्ट तरीके से जो भी योजना है, परियोजना है, स्मार्ट तरीके से किसको पहुंचाना, लोगों के पास पहुंचाना। तो मैंने स्मार्ट के आपके 5 शब्द, आपके स्मार्ट में कितने शब्द आपके 5, तो पांचों के बारे में बताता कि S का मतलब क्या है आपका, M का मतलब क्या आपका, A का मतलब क्या है आपका, R का मतलब क्या है आपका, T का मतलब क्या है। तो ये सब क्लास आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी, तब आप व्याख्या के साथ देख सकते हो। तो कल की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इस शासन के बारे में हमने देखा था, कितने स्तंभ होते हैं इसमें, कितने इसके मॉडल होते हैं आपके, ठीक है, कितने आपके मुख्यतः यानी संपर्क स्थापित किए जा सकते थे, वो 4 थे। ठीक है, लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, स्वान, SDC, इस प्रकार से था। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू बात करें आपके सिटीजन, इस प्रकार से आपके स्तंभ वगैरह थे। इसके अलावा फिर हमने ई मित्र वाला टॉपिक पढ़ा था आपका, ई मित्र का क्वेश्चन करवाया था मैंने। इसके अलावा मैंने आपकी ई वाणिज्य करवाया था आपका। जो मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पूछे गए, इनके उद्देश्य के क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम के अंदर। ई बैंकिंग के बारे में बताया था, जो लास्ट टाइम भी आपका पूछा गया था। ई बैंकिंग से क्वेश्चन आया था आपका, फुल फॉर्म पूछी गई थी NEFT की। 2022 के अंदर NEFT की फुल फॉर्म पूछी गई थी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर की फुल फॉर्म आपको पूछी गई थी। इसके बाद हमने ई लर्निंग का हमारा टॉपिक चल रहा था, कौन सा, ई लर्निंग का, जो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ई लर्निंग। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ये भी कल की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, सुडोलन क्लास, ठीक है, समकालिक, विषमकालिक, स्वाध्यान, मिश्रित ई लर्निंग, वेब आधारित ई लर्निंग, कंप्यूटर आधारित ई लर्निंग, जो हम कोर्स वगैरह देखते हैं ऐप वगैरह पर, तो सारे इसके उपयोग क्या है, इसके हानियाँ क्या है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन थे वो कल की क्लास में मैंने आपको करवाए। जितने इंपॉर्टेंट बन सकते थे, जितने इंपॉर्टेंट आपके पूछे गए, जितने अपनी सीट के अंदर थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कल करवाए गए थे दोस्तों।
और ई लर्निंग में हमने कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन वो किए थे हमने, जो आपकी भारत सरकार की जो योजना चल रही है, जैसे एडुसेट थी, ज्ञान दर्शन था, ज्ञानवाणी था, तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके वो किए थे हमने, जो ई लर्निंग से संबंधित थे, जो आपके नवाचार चलाए गए थे। यानी एक तरह से नवाचार की बात करें, जो आपके अनुप्रयोग बात करें किए गए थे आपके ऊपर, यानी विद्यार्थियों के ऊपर, हमारे ऊपर, इस तरह से समझ सकते हैं साधारण भाषा में। तो वो 25-30 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपके स्वयं था, स्वयं प्रभा, सारांश, ठीक है, NROER जो आपका लास्ट टाइम फुल फॉर्म पूछी गई थी, निष्ठा हो गया आपका। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन थे, मॉक हो गया आपका, मॉक आपका क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, वो भी आपके ई लर्निंग के जो विभिन्न प्रयास आपके उसके अंदर ये शामिल था। और भारत का मॉक कौन सा था आपका? स्वयं था। कौन सा? स्वयं, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, जो एक भारत का स्वयं का मॉक था। तो ये कल वाली क्लास आपको देखना है, जरूरी है। इसलिए जो जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो मैं कल क्या पढ़ा था वो चीज़ें आपको बताता हूँ। और आपका भी एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जब भी आप स्टडी टेबल के ऊपर पढ़ने जाते हो, तो पढ़ने से पहले या स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट अपने कल वाले विषय के ऊपर सोचना, कल क्या पढ़ा था। 2 से 5 मिनट भी सोचो तो वो और ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। 5 मिनट तक यदि कल के विषय के बारे में सोचते हो, यदि आपको कल का सारांश या कुछ शब्द भी याद है, 2 शब्द भी याद है कि कल हमने ये पढ़ा था, तो आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। यदि आपको ऐसे नहीं आता है, रिकॉल नहीं होता है, तो दोस्तों उस टॉपिक को एक बार दोबारा पढ़ना, क्योंकि वो टॉपिक पूरी तरह से आपको तैयार नहीं है, ठीक है। ये फैक्ट है, अपने ऊपर लागू कर सकते हो। मनोविज्ञान को भी 21 दिन का फॉर्मूला अपने दिन ऊपर लागू करके देखो, आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम डिजिटल दुनिया के अंदर आते हैं, क्योंकि हमने प्रयास वगैरह सब पढ़ लिया, तो अब डिजिटल दुनिया के बारे में जानते हैं। हम शुरुआत करते हैं हम आपके डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट के अंदर पूरा देखने के बाद जरूर बताइए, और कल वाला भी कैसा लगा वो भी जरूर बताइए, और आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। देखो, बेनिफिट का पता कब चलेगा? कल की क्लास के मतलब सॉरी, कल आपका जो टेस्ट होगा उसमें पता चलेगा कि आपको कितना बेनिफिट मिला, ठीक है। और फिर मेन चीज़ होती है आपकी एग्जाम के अंदर आपको कितना बेनिफिट मिला, उसको ध्यान में रखिए आपकी क्लास बनानी चाहिए। उसी तरह से हमने व्याख्या की है, प्रत्येक ऑप्शन की डिटेल्स मैंने एक एक क्वेश्चन को आपको समझाया, जितनी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछने की संभावना होती है, और जो पूछे गए वो सारे आपको यहाँ पर करवाए गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अच्छे क्वेश्चन लेके आए आज भी आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ज़्यादातर फर्स्ट ईयर ग्रेड के क्वेश्चन है, आपके नीट के भी 2-4 क्वेश्चन है, और इसके अलावा आपके बात करते हैं इस कलाम लाइब्रेरी बैच की सीट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो सबने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, चैनल को लाइक भी कर दिया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, आपको बन भी सकता है आपके लिए एग्जाम में, फिर से यहाँ से पूछा जा सकता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बनाना। क्या ये है उद्देश्य? ये है क्या आपका? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बनाना है कि भारत को? नहीं, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रारंभ कब होता है कार्यक्रम। प्रारंभ की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपको पूछे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 2015 को। कब हुआ था आपका? 1 जुलाई 2015 को कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ऐसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, इसका क्रियान्वयन कौन सा विभाग कर रहा है, यानी इसको संचालन कौन सा विभाग कर रहा है, इस प्रकार से आ जाए, या इसका नोडल विभाग कौन सा है। भाई, जो इस कार्यक्रम को चला रहा है वो नोडल विभाग कौन सा है? तो यहाँ पर बात करें लेते हैं हम आपकी क्रियान्वयन विभाग की। कौन सा विभाग? क्रियान्वयन विभाग। तो वो कौन सा है दोस्तों आपका? तो इसको नोट लगा के याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीधा पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीधे भी बहुत ज़्यादा पूछे गए रेट के अंदर। तो यहाँ पर वो आपका डेट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी डेट की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म की बात करूँ मैं आपका, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके फुल फॉर्म ये डिपार्टमेंट आपका, जो आपका डिजिटल जो इंडिया कार्यक्रम है इसका संचालन कर रहा है, यानी क्रियान्वयन विभाग है। सीधा आपको फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, आपको इस विभाग का नाम इस शॉर्ट में पूछा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में शॉर्ट में पूछा गया है। तो आपकी भी हो सकता है शॉर्ट में पूछा जाएगा, ज़्यादातर
एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है, आपने देखा होगा यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सोल्व किया है तो यहाँ पर देखो डेट ठीक है, याद करना दोस्तों, प्रारंभ होता है इसका 1 जुलाई 2015 के अंदर। ठीक है, मुख्य उद्देश्य हमें आपको पता चलेगा कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना इसका मुख्य उद्देश्य। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया के विजन क्या है, यानी 3 विजन इसके निर्धारित किए गए। यानी विजन की बात करें, उद्देश्य की बात करें तो कितने आपके दोस्तों, 3 है। कितने हैं आपके दोस्तों? हर नागरिक हेतु उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा, यानी पहला कौन सा आपका, हर नागरिक हेतु, हर नागरिक हेतु उपयोगिता के तौर पर, उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा, डिजिटल ढांचा, पहला विजन तो ये आपका। दूसरा विजन कौन सा है दोस्तों इसका? दूसरा विजन आपका मांग पर संचालन एवं सेवाएं, मांग पर संचालन एवं सेवाएं। और तीसरा विजन कौन सा आपका? तीसरे विजन की बात करें, नागरिकों का डिजिटलीकरण या डिजिटल सशक्तिकरण, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। तो दोस्तों ये था पूरा डिजिटल कार्यक्रम, इंडिया का कार्यक्रम क्या था ये आपका? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम था, जिसका प्रारंभ हुआ था आपका 1 जुलाई 2015 को। क्रियान्वयन विभाग था आपका डीटी, और इसके 3 विजन थे आपके, हर नागरिक हेतु उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा, मांग पर संचालन एवं सेवाएं, और तीसरा था आपका नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। ठीक है, उद्देश्य आप सभी को पता चल गया कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है आपका, स्तंभ पूछे जा सकते हैं, आधार पूछे जा सकते हैं, या घटक के नाम से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से संबंधित प्रमुख पहलुओं का सही समूह प्रस्तुत करता है? यानी प्रमुख जो पहले है वो सही प्रस्तुत करता है, कौन से? ब्रॉडबैंड हाईवे बिल्कुल करता है, ब्रॉडबैंड हाईवे। मोबाइल कनेक्टिविटी हेतु सार्वभौमिक एक्सेस बिल्कुल। जन इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम बिल्कुल। ई गवर्नेंस यानी तकनीक के जरिए सरकार में सुधार बिल्कुल। यानी आप बात करें डिजिटल इंडिया में 9 स्तंभ शामिल है। कुल स्तंभ की बात करें तो कितने आपके, या कुल स्तंभ आ सकते हैं आपके, ठीक है, कुल घटक आ सकते हैं आपके ऑप्शन के अंदर यदि पूछे, या कुल समूह आ सकते हैं आपके। भाई डिजिटल इंडिया के अंदर कुल समूह कितने? यदि हम बात करें आपके डिजिटल इंडिया की, तो कुल समूह कितने आपके, इस प्रकार से क्वेश्चन आए आपका। तो कितने दोस्त आपके? 9 है। ठीक है, 9 में से 4 तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, 4 तो आपको यहाँ पर दिखे। ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी हेतु सार्वभौमिक एक्सेस, जन इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस तकनीक के जरिए सरकार में सुधार। तो राइट आंसर तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। 5 कौन से रह गए और आपके इसके अलावा? देखो इसके अलावा 5 बात करें आपकी, 5वां कौन सा हो गया आपका? 9 में से 5वां हो गया आपका ई क्रांति, ई क्रांति हो गया आपका। सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना। 6ठा कौन सा हो गया आपका? सभी के लिए सूचनाएं, सभी के लिए सूचनाएं। 7वां कौन सा हो गया आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन। 8वां कौन सा हो गया दोस्त आपका? नौकरियों के लिए आईटी। भाई नौकरियों के लिए आईटी में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, तो नौकरियों के लिए आईटी के लिए आईटी। और 9वां कौन सा स्तंभ हो गया आपका? जल्दी पैदावार कार्यक्रम, जल्दी पैदावार कार्यक्रम। तो हो सकता है ये 4 है, तो इनमें से 4 अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आपको 9 के 9 आपको याद होनी चाहिए मुख्य रूप से बात करें तो। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और सीधा पूछ ले, सरल सा क्वेश्चन आ जाए कि डिजिटल इंडिया के कुल स्तंभ कितने या कुल घटक कितने, तो 9 है दोस्त। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। यदि लेवल फर्स्ट के अंदर इजी क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, लेवल 2 में भी हो सकता है इजी क्वेश्चन आपका ये हो जाए। तो इस तरह से 9 याद करना, पहला क्वेश्चन यही बनता है आपका। फिर आपके इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ऑप्शन वाले, कोट वाले। तो ज़्यादा टफ बनाना चाहिए तो इन 9 में से कोई भी 4 अदर ले सकता है। तो 9 के 9 एक बार 2 या 3 बार जरूर पढ़ना और अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए, दोनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरे के पूरे व्याख्या के साथ आपको यहाँ पर करवाने का प्रयास किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपका, और इस प्रकार क्वेश्चन बनते भी आपके। निम्न में से कौन सा कथन डिजिटल हस्ताक्षर यानी डिजिटल सिग्नेचर की बात करें कि संदर्भ में असत्य है। भाई जो आपके सिग्नेचर है उसके संदर्भ में असत्य कौन से आपके, इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, डिजिटल हस्ताक्षर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की मूल तथा बिना परिवर्तन यानी अनमॉडिफाइड स्थिति को प्रमाणित करने हेतु उपयोग में किया जाता है। क्या सही है आपका, बताओ भाई। तो आपका बिल्कुल सत्य है आपका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा आपका, डिजिटल हस्ताक्षर केवल, देखो डिजिटल हस्ताक्षर केवल पब्लिक के से बनाए जाते, प्राइवेट के का इसमें कोई उपयोग नहीं होता। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक के से नहीं बनाए जाते। आप पब्लिक के से बनाए जाएंगे तो हर कोई कॉपी कर लेगा आपका, ठीक है, जो आप साइन करते हो उसका हर कोई कॉपी कर लेगा, इसलिए प्राइवेट केस से बनाया जाता है। उपयोग इसी का होता है, प्राइवेट कीज का उपयोग होता है या के का उपयोग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा खत्म देखिए आपको क्या है, राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत राज ई साइन को वैध डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में अधिकृत किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधा भी पूछा जा सकता है कि राज ई साइन को वैध डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में कब अधिकृत किया, यानी किस अधिनियम के तहत अधिकृत किया गया। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य है। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के अलावा एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और सुरक्षा प्रमाण पत्र भी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल राइट। तो मैं पूछा था असत्य कथन, तो प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर पब्लिक की का उपयोग नहीं किया जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन मान लीजिए सीधा सरल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस वाले क्वेश्चन से पूछ सकता है, ऑप्शन नंबर 3 से सीधा पूछ ले कि राज ई साइन कब अपनाया गया या इसको वैध घोषित कब किया गया, तो 2000 के अंदर, ठीक है भाई। राजस्थान जो सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, इसके अंदर इसको स्वीकृत किया गया। तो सीधा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, और आपका असत्य प्रकार का इस प्रकार क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये तो बना हुआ है क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड का, लेकिन आपके इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। या इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी की का उपयोग किया जाता है, तो प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हस्ताक्षर होता है वो किस पर आधारित होता है, आपका पब्लिक तथा प्राइवेट की पर आधारित होता है, दोनों पर। लेकिन प्राइवेट की पर बात करें, दस्तावेज को हस्ताक्षर प्रदान करने हेतु पब्लिक की का उपयोग नहीं किया जाता। पब्लिक की का तो उपयोग किया जाता है पहचान के लिए, ठीक है, लेकिन उपयोग किसमें, दस्तावेज में किसका किया जाता है, आपके प्राइवेट को किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन क्या है आपका, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस का मुख्य उपयोग क्या है। भाई क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस का मुख्य उपयोग क्या है, ये आपको बताना है कमेंट के अंदर। राइट आंसर क्या होगा आपका, बहुत ज़्यादा आप क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करते हो आजकल, बहुत ही चल रहे हैं, आपके ऑफर भी आते हैं आपके पास मंथली। इंटरनेट से बिना जुड़े डेटा संग्रह करना, इंटरनेट की सहायता से डेटा को संग्रहित, प्रबंधित और दूरस्थ स्थान से उपयोग करना, केवल मोबाइल डाटा को सेव करना नहीं, केवल ऑफलाइन डाटा का बैकअप बनाना नहीं। तो बात करते हैं हम क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस की बात करें दोस्तों, आपको आता है आपका एक ऑफर, आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर भी क्लाउड का ऑफर बार बार दिया जाता है, मंथली, ईयरली, 2 वर्ष का, 1 वर्ष का। तो देखो इंटरनेट की सहायता से डेटा को संग्रहित, प्रबंधित और दूरस्थ स्थान से उपयोग करना ही इसका मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य प्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से। देखो ये क्वेश्चन आपके सीधे बनते हैं आपके, ठीक है। देखो अधिप्रमाणन यानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी अधिप्रमाणन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके दोस्तों, डेटा का स्वरूप बदलना, उपयोगकर्ता की पहचान की सत्यता सुनिश्चित करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, फाइलों को संपीड़ित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता की पहचान की सत्यता सुनिश्चित करना, ही आपका क्या है, अधिप्रमाणन है। अधिप्रमाणन सीधे क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी किस स्थिति में बनी रहती है। सत्यनिष्ठा किस स्थिति में बनी रहती है दोस्तों, बताओ। जब डेटा बदलकर प्राप्त हो, जब डेटा बदलकर प्राप्त हो तब प्राप्त होती है, जब डेटा बिना किसी परिवर्तन के प्राप्तकर्ता तक पहुंचे, जब डेटा को इनक्रिप्ट न किया जाए, नहीं, जब डेटा का कई बार संशोधित किया जाए, नहीं, जब डेटा बदलकर प्राप्त हो, नहीं,
जब डेटा बिना किसी परिवर्तन के प्राप्तकर्ता को तक पहुंचे उसको क्या बोलते हैं, सत्यनिष्ठा। यानी कि हम जो भेज रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको कोई मैसेज बता रहा हूँ, कोई मैसेज भेज रहा हूँ कि कलाम का कल टेस्ट आपका 2 PM से होगा, तो वैसा का वैसा आपको मिले, या उसमें कोई बीच में मॉडिफाई कर दे कि कलाम का टेस्ट कल 2 बजे नहीं होगा, कल 3 बजे होगा, तो यहाँ पर उसमें क्या हो जाएगा, सत्यनिष्ठा नहीं बचेगी ना उसमें, भाई वो आपका सही मैसेज नहीं है। काफ़ी दोस्त जैसे विज्ञापन करते हैं उसमें सरासर झूठी बोला जाता है लगभग 90%। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, डेटा बिना किसी परिवर्तन के प्राप्तकर्ता तक पहुंचे तो वो क्या आपकी सत्यनिष्ठा, यानी उस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, साहित्यिक चोरी किसे कहा जाता है। भाई साहित्यिक जो चोरी है किसे कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने लेखन को इंटरनेट पर प्रकाशित करे, जब किसी के विचार, भाषा या सामग्री को बिना संदर्भ दिए अपने नाम से प्रस्तुत किया जाए, जब लेखक स्वयं अपनी रचना को दोबारा लिखे, जब कोई लेख कई भाषाओं में अनुवादित किया जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाए, साहित्यिक चोरी क्या है दोस्तों। ठीक है, देखो जब कोई लेख कई भाषाओं में अनुवादित किया जाए, नहीं, ये तो आपका साहित्यिक चोरी नहीं है। जब लेखक स्वयं अपनी रचना को दोबारा लिखे तो उसमें कोई साहित्यिक चोरी नहीं होगी। भाई कोई लेखक है अपनी रचना लिख रहा है और वो वापस दोबारा उसी रचना में लिख दे तो वो कोई साहित्यिक चोरी थोड़ी है, नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने लेखन को इंटरनेट पर प्रकाशित करे तो ये भी आपकी कोई साहित्यिक चोरी नहीं है, क्योंकि वह लेखक अपनी, देखो कोई व्यक्ति अपने लेखन को, यानी उसका खुद का है, तो साहित्यिक चोरी कैसे हुआ। मान लीजिए आपने कोई क्लास में, मान लीजिए आपको कोई पेपर मिला, ठीक है, आपको कोई पेपर मिला और इसी पेपर को आपने कॉपी कर ली और कॉपी करके आपने अपने बच्चों को दे दिया, वो साहित्यिक चोरी है। एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इस पेपर के अंदर कोई कहानी लिखी हुई थी, ठीक है, इस कहानी की कॉपी आपने बनाई, आपको दी गई और आपने इसके लेखक को कोई मतलब ही नहीं समझा, आपने कॉपी करके अपने बच्चों को दे दी, तो ये साहित्यिक चोरी। यानी जब किसी के विचार, भाषा या सामग्री को बिना संदर्भ में दिए अपने नाम से प्रस्तुत किया जाए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, साहित्यिक चोरी, ऑप्शन नंबर 2। जैसे कलाम की बुकलेट पर आपने देखा हुआ 30 लाइन ये लिखा होगा कि इसका कोई भी न्यायिक यानी कोई भी लेखक इसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमने किताब छपी है, ठीक है, इसका जो न्यायिक केंद्र होगा वो सीकर होगा। क्यों है, क्योंकि कलाम वाले खुद लेखन नहीं करते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है ऐसा। तो कलाम वाले क्या करते हैं, जितनी भी ऑथेंटिक बुक है वहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट आपकी अपने बुकलेट के अंदर दी जाती है। जैसा वहाँ पर बुक में लिखा गया ऑथेंटिक बुक में, वैसा वैसा आपको बुकलेट के अंदर मिलेगा, उस टॉपिक को कॉपी करके लिखा गया, खुद लेखन नहीं करता है कलाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। यानी वो एक तरह से साहित्यिक चोरी, लेकिन विभिन्न किताबों से उठा के एक जगह लाते, फिर आपको ऊपर एक लाइन दे देते हैं, ठीक है, कोई भी यदि किसी को विवाद हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो इतना कोई नहीं करता, क्योंकि आप विभिन्न तथ्यों को अलग अलग जगहों से उठाते हो ना, तो वो सेम ही होता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए भी प्रयास किया मैंने, अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो जब किसी के विचार, भाषा या सामग्री को बिना संदर्भ दिए अपने नाम से प्रस्तुत किया जाए तो कौन सी आपकी साहित्यिक चोरी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ये देखो इजी क्वेश्चन आपके, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन होंगे। फेसबुक का शुभारंभ किसने किया था, बताओ भाई। फेसबुक का शुभारंभ, ऐसे को तो आप भूल ही नहीं सकते कि फेसबुक का शुभारंभ किसने किया था। लेरी पेज ने किया था, मार्क जुकरबर्ग ने किया था, चार्ल्स हेले ने किया था, या निकोलाई डुरोव ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मार्क जुकरबर्ग को कोई नहीं बोल सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था दोस्तों इसका, भाई फेसबुक का शुभारंभ आता है आपका 2004 के अंदर। ठीक है, कुछ दोस्त अभी तैयारी कर रहे होंगे टीचरिंग की 2004 की, ठीक है, उस समय उनका जन्म हुआ, तो उस समय आपकी बात करें फेसबुक का शुभारंभ हुआ था। वर्तमान में ये सोशल साइट मेटा के नाम से प्रचलित है। वर्तमान में किससे प्रचलित है ये सोशल साइट, यानी बात करें वर्तमान में मेटा के नाम से प्रचलित है, नाम से प्रचलित है। साथ साथ आंसर भी देते रहना दोस्तों, क्योंकि आपका कल टेस्ट है, तो आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं तो वो भी आप अपना आकलन कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। फेसबुक का काम बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है, डिजिटल रूप से अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, परिवार को जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा व्हाट्सएप के संदर्भ में सही है। बताओ भाई, व्हाट्सएप के संदर्भ में कौन सा सही है, ये तो आप बता दोगे, क्योंकि हर व्यक्ति व्हाट्सएप का यूज करता है वर्तमान में। अरबताई आने वाला है भारत का, लेकिन आया नहीं है, अभी विवादों में फंस चुका है वो। इतना आसान नहीं है भारत के अंदर कोई भी सोशल मीडिया साइट लाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पैसे। ठीक है, आप सभी समझदार हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया के अंदर क्या होता है। हम मान लें जो शिक्षित है ना, उन सबको पता होता है, हम जब अपडेट रहते हो ना आप रोज़, तो पता चल जाता है कौन सा क्या क्या सिस्टम चल रहा है अपने देश के अंदर। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा व्हाट्सएप के संदर्भ में सही है।
ठीक है, न्यूज़ पर देखिए अपडेट नहीं, ऑथेंटिक PIB रिपोर्ट देखिए, इस प्रकार क्या क्या चल रहा है गवर्नमेंट के अंदर, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अभी व्हाट्सअप के साथ तो सौदा हुआ है गवर्नमेंट का। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा व्हाट्सअप के संदर्भ में सही है? व्हाट्सअप की स्थापना ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने की, वैसे ही क्या? तो व्हाट्सएप की स्थापना की थी आपकी ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने की थी, तो बिल्कुल सत्य है। व्हाट्सएप की प्रायोजक कंपनी मेटा है। प्रायोजक कंपनी कौन सी है? मेटा। अब देखो वर्तमान में जो फेसबुक है वो भी किस पर प्रचलित है? वर्तमान में साइट किस पर प्रचलित है? आपकी मेटा पर प्रचलित है, मेटा के नाम से प्रचलित है। और व्हाट्सएप की प्रायोजक कंपनी भी कौन है? आपकी मेटा है। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट्सएप कब आया था आपका? जो फेसबुक आया था 2004 के अंदर, और व्हाट्सएप आया था वर्ष 2009 के अंदर। ठीक है, 2009 से संचालित है व्हाट्सएप। पहले इतनी एंड्रॉइड फोन ही नहीं थे अपने भारत में। 2012 के बाद में ये जाना शुरू किया था कि हमारे पास स्मार्टफोन है। 2013-14 के अंदर गाँव के अंदर आया था मोबाइल। 2009 से व्हाट्सएप चल रहा था। 2017-18 से बात करें, जो कॉलेजों में छात्र स्टूडेंट वगैरह पढ़ रहे थे उनके पास आया था, और जब जियो लॉन्च हुई तब आम आदमी के पास स्मार्टफोन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जुलाई 2023 से पहले एक्स किस नाम से प्रचलित था? तो ये आप सभी को बताएं भाई। ये क्वेश्चन आपका बन भी सकता है, आपका सीधा पूछा जा सकता है कि एक्स, क्योंकि लास्ट टाइम ट्विटर का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। लास्ट टाइम 2022 के अंदर ट्विटर का क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स आप पूछा जा सकता है, तो याद कर लें दोस्तों। जुलाई 2023 से पहले एक्स किस नाम से जाना जाता था? पिनसेट। ये अच्छा ऐप है भाई, पिनसेट। ठीक है, कोई भी फोटो वगैरह डाउनलोड करना चाहो। टेलीग्राम तो अपना साथी है, हम सब पर हमारा कौन है? टेलीग्राम ही है, इसके बिना हम कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि ये टेलीग्राम ही इतना है कि अपने शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, यदि सही तरीके से आप मानो तो टेलीग्राम पर हर चीज़ आपको मिल सकती है, यदि उसको सही तरह से फॉलो किया जाए। अब क्या है ना, थोड़ा सा अभी माहौल ख़राब हो चुका है टेलीग्राम का, इतना नहीं है, क्योंकि इतने कंटेंट, इतने ब्रेन वॉश सा हो चुका है। जैसे नहीं समझे ना, एक डॉक्टर का ब्रेन वॉश, वो दिल्ली वाली घटना देखी थी ना, डॉक्टर का ब्रेन वॉश किस प्रकार से किया गया, न्यूज़ पढ़ी थी क्या कल या परसों की, तो उसमें देखा ना आपका। तो टेलीग्राम पर एक तरह से विद्यार्थियों का ब्रेन वॉश ही हो रहा है, उनको पागल बनाया जा रहा है, उनको इतने कंटेंट दिए जा रहे हैं कि वो पढ़ ही नहीं सकता। और वो खुद कभी इस ग्रुप में जाते हैं, कभी इस ग्रुप में जाते हैं, इस ग्रुप में जाते हैं, जितना 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने बाद वो लगते हैं 1 महीने पहले तैयारी करना शुरू करते हैं। तो ये गलत है, इसका उपयोग गलत हो रहा है भाई। ठीक है, आपको थोड़ा संभल के रहना है ऐसी चीज़ों से। ट्विटर के नाम से चलता था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 आपका राइट आंसर। एक्स नाम आप सभी को पता है, एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया, और एलन मस्क ने खरीदने के बाद इसका नाम क्या कर दिया? एक्स कर दिया। ठीक है, और बात करते हैं इसकी शुरुआत। देखो ट्विटर की शुरुआत कब हुई थी आपकी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2006 में। देखो सारे अभी मॉडल ये सभी 21वीं सदी के सारे के सारे। ठीक है, इतना नहीं था पहले जो अब है वर्तमान में, एक पीक पर जाएगा 2050 तक। तो शुरुआत हुई थी 2006 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम के निर्माता कौन है? ये हर बच्चे का पसंदीदा हो गया चुका है, इतना पॉपुलर हो चुका है ये आपका, पॉपुलर हो चुका है ये ऐप। हर बच्चा जानता है इसके बारे में, चाहे 3री क्लास में पढ़ रहा हो, चाहे 5वीं क्लास में पढ़ रहा हो, चाहे 6ठी क्लास में पढ़ रहा हो। स्कूल के अंदर बच्चों को बोलते हैं कि मत चलाएगा, पर मानते नहीं बच्चे लोग। इंस्टाग्राम भी एक लिमिट तक ही चलाना चाहिए, वैसे देखे तो बेकार चीज़ है। इंस्टाग्राम के निर्माता कौन है? केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर, जावेद करीम और चार्ड हल। देखो जो जावेद करीम है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका नाम पूछा गया था लास्ट टाइम आपके। ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम, लेरी पेज और सगरी ब्रिन। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर क्या जाएगा आपका? तो राइट आंसर जाएगा आपका केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर है, ये इंस्टाग्राम के निर्माता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी अभी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी, आया कब था ये? आया था आपका, शुरुआत हुई थी 2010 के अंदर। देखो अभी कितने साल हो चुके हैं? 15 साल हो चुके हैं। इंस्टाग्राम को 25 चल रहा है अपना, तो 15 साल मान सकते हैं हम। तो 15 साल हो चुके हैं इंस्टाग्राम को आए हुए। और केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर क्या, और भारत में कब फैलाई आपका? कोरोना के अंदर 16, 17, 18 में ज़्यादा फैला। ठीक है, फिर कोरोना में खूब फैलाई। इंस्टाग्राम को बहुत बेनिफिट मिला कोरोना का, जिसे 2012 में फेसबुक ने खरीद लिया। 2012 में किसने खरीदा इसको? 2012 में फेसबुक ने खरीद लिया। तो आप सभी को पता है ना फेसबुक कब आया था? 2004 में। वर्तमान में इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक ही चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और फेसबुक जानते हो वर्तमान में मेटा है, ठीक है, मेटा के नाम से जानी जाती है वर्तमान में फेसबुक। तो ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यूट्यूब के संस्थापक कौन कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यूट्यूब अभी चर्चा में रहा है, कि यूट्यूब आ रहा है, ये चर्चा के विषय रहते कि यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा है, व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा है, तो इस चर्चा वाले क्वेश्चन आपके पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। और गवर्नमेंट काम कर रही है इनके ऊपर, ठीक है, एक साथ नहीं होता काम, धीरे धीरे होगा, लेकिन काम कर रही है इनके ऊपर। तो यूट्यूब के संस्थापक कौन थे? यदि सही तरह से चल गई, भ्रष्टाचार का शिकार नहीं हुआ तो अच्छा हो सकता था, अब तक भ्रष्टाचार ही चल रहा है अपना। तो यूट्यूब के संस्थापक कौन थे? चार्ल्स हेले था, स्टीव चेन था, जावेद करीम भी थे इसके संस्थापक। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब बात करें, यूट्यूब कब आया आपका दोस्तों? 2005 में आया था ये। कब आया आपका? 2005 में। 2005 में इनके द्वारा विकसित किया गया था, चार्ल्स हेले, स्टीव चेन, जावेद करीम। और गूगल ने कब खरीदा इसको? भाई गूगल ने कब खरीदा? तो गूगल को पता चल गया था, तो गूगल ने 2006 में इसको खरीद लिया, 2006 में खरीद लिया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, टेलीग्राम किस प्रकार का एप्लीकेशन है? अच्छा क्वेश्चन है, टेलीग्राम को तो आप भूल ही नहीं सकते हो, वैसे टेलीग्राम ने आपका बहुत साथ दिया है ना। तो टेलीग्राम किस प्रकार का एप्लीकेशन है? वीडियो एडिटर, क्लाउड आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, फोटो शेयरिंग ऐप, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। तो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म तो कौन सा आपका? एक्स है। ये तो कौन सा आपका? एक्स है, ठीक है, क्रॉस मत समझ लेना, एक्स लिख देता हूँ। वर्तमान में जो ट्विटर का नाम क्या आपका? एक्स है, तो ये तो आपका एक्स का काम है। फोटो शेयरिंग ऐप, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, ये फोटो शेयरिंग वगैरह ऐप में आते हैं। वीडियो एडिटर, तो वीडियो एडिटर है नहीं टेलीग्राम, होता है क्या वीडियो एडिटर? नहीं होता। तो क्लाउड आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, आप उस पर सेव कर सकते हो, आप जिंदगी में लाइफ टाइम में कभी भी डाउनलोड करना चाहो तो वहाँ पर जाके कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल नंबर रखने की आवश्यकता नहीं है, यदि मैसेज डाल दिया आपने मोबाइल से डिलीट कर दिया, टेलीग्राम पर जाओ, कभी भी जाओ, चाहे आपकी जगह 2 साल बाद में जाओ, 3 साल बाद में जाओ, वहाँ पर वो मैसेज मिल जाएगी आपको, तो वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। यानी क्लाउड आधारित, यानी क्लाउड का मतलब क्या आपका? स्टोरेज के, क्लाउड का मतलब क्या आपका? स्टोरेज से है। तो आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत कब हुई थी इसकी? वर्ष 2013 में आया था ये, वर्ष 2013 के अंदर ये एप्लीकेशन आया था आपका। और इसको विकसित किसने किया था आपका? इसके विकसित करता कौन थे? इस प्रकार क्वेश्चन पूछे आपके कि ट्विटर को विकसित किसने किया, तो वो क्या था आपका? निकोलाई एवं पावेल ने, निकोलाई एवं पावेल ने विकसित किया इसको। अच्छा क्वेश्चन ना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराताई शब्द किस भाषा का और इसका अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अराताई काफ़ी चर्चा में रहा आपका, जोहो काफ़ी चर्चा के अंदर रहा। तो अराताई शब्द किस भाषा का और इसका अर्थ क्या है? तेलुगु संदेश, हिंदी चर्चा, तमिल बातचीत या कन्नड़ सूचना। तो ये तमिल भाषा का शब्द है अराताई, और इसका अर्थ होता है आपका बातचीत। अराताई है, इसका अर्थ क्या होता है आपका? बातचीत होता है। सीधे क्वेश्चन मिलेंगे ये आपको, यदि पूछा जाए, यदि चर्चा का संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी को पता है अराताई काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ऑप्शन नंबर, अभी थोड़ा न्यूज़ डाउन हो गया क्योंकि दबा दिया गया न्यूज़ वगैरह को, ठीक है। तो तमिल भाषा का शब्द है बातचीत में, और इस तमिल शब्द पर विवाद हो गया कि ये तमिल शब्द है। ये अपने भारत की बात करें, ये विशेषता है। तो तमिल का अर्थ क्या हो गया आपका? बातचीत है। किसके द्वारा विकसित किया गया ये? विकसित की बात करें तो आपके जोहो कंपनी द्वारा, जोहो कंपनी द्वारा इसे विकसित किया गया है। और बात करते हैं व्हाट्सएप के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है इसको, ठीक है। किसके स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? व्हाट्सएप के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। भारतीय अंदर, अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, जोहो मेल किसका भारतीय विकल्प माना जाता है? भाई जोहो मेल है वो किसका भारतीय विकल्प माना जाता है? ट्विटर का, जीमेल का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का। तो जोहो मेल माना जाता है आपका जीमेल का विकल्प, ठीक है। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए मैंने सारे चर्चा वाले क्वेश्चन वगैरह सब लिए, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जो आपको पूछा जा सके। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 2। और इसका निर्माता कौन है आपकी? भाई इसका भी निर्माता कौन है दोस्तों?
जो कंपनी के मालिक कौन आपके, जो है, और इसके मालिक कौन आपका, फाउंडर कौन आपके, ये भी याद करना। ये नाम आप नोट ही कर लेना, इस नाम को पूछा जा सकता है, श्रीधर बेम्बू, श्रीधर बेम्बू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आपका, क्योंकि इतना चर्चा में रहा है नाम, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। तो ऐसे चर्चित, मान लीजिए यदि एक क्वेश्चन आता है आपका तो 2 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, वैसे आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपने आपके सभी के आंखों के सामने मैसेज जरूर आया जो का, ठीक है, आप सबने देखा भी है, क्योंकि सभी समझदार है। और श्रीधर बेम्बू का नाम भी आपने सभी ने सुना है। इन्होंने एराताई ऐप भी बनाया, व्हाट्सएप का स्थान ले सकता है। जो एराताई है उसका अर्थ क्या है आपका, तमिल भाषा का है, और बातचीत उसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। तो ये बात करते हैं आपके सोशल मीडिया संबंधित, यानी डिजिटल कार्यक्रम के तहत बात करें, यानी डिजिटल इंडिया में बात करें, तो ये चीज़ें आपकी आती है वहाँ पर। जितने क्वेश्चन थे आपके डिजिटल इंडिया के क्वेश्चन थे, ठीक है, जितने बताए आपको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताने का प्रयास किया गया आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। इतने क्वेश्चन आपको बताए, तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो उसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़े। आप करते हैं आगे क्वेश्चन, वो आगे क्वेश्चन किस पर आधारित होंगे आपके, इंटरनेट तकनीकी पर आधारित क्वेश्चन होंगे आपके। तकनीकी आपका पॉइंट दे रखा है आपका बुकलेट के अंदर, इस पर आधारित कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपका, अच्छा टॉपिक है आपका, क्योंकि यहाँ से भी आपका 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वो था आपका आरपेंट, ठीक है, यानी आपके प्रथम नेटवर्क कौन सा था, रक्षा विभाग का, वो क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों शुरुआत करते, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये परिवेश से क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्न में से कौन सा कथन इंटरनेट के संदर्भ में असत्य है, इंटरनेट के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा आपका। इंटरनेट का पूरा नाम इंटर कनेक्टेड नेटवर्क माना जाता है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या माना जाता है आपका, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क माना जाता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। इंटरनेट के जनक है विंट श्रप और बॉब काहन है। भाई इंटरनेट है तो इंटरनेट के जनक कौन आपके, विंट श्रप और बॉब काहन है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य। भारत में इंटरनेट सेवा सर्वप्रथम 1985 में शुरू हुई। भारत में इंटरनेट सेवा सर्वप्रथम 1985 में शुरू हुई, गलत, क्योंकि 1985 में नहीं हुई थी आपकी शुरू भारत में इंटरनेट सेवा। आरपानेट को 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सत्य। लास्ट 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था नीट के अंदर। तो राइट आंसर क्या जगह हमारा, हमें पूछा असत्य कथन तो केवल 3, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 3, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की बात करें, भारत में आपके सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ था आपका 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को आपकी बात करें, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ, और किसके द्वारा, VSNL द्वारा, यानी बात करें विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में 2 सरकारी कंपनी आपका BSNL और आपका MTNL, तब बहुत सारी निजी कंपनियां इस बात की सेवा में इंटरनेट का प्रदान करती है, जैसे जियो हो गई आपकी, एयरटेल हो गई, ठीक है, BSNL तो सरकारी होगी, निजी वोडाफोन हो गई आपकी, आइडिया हो गई, तो इसी में आपने देखी होगी, कुछ सिम ऐसी है जो बंद हो गई आपकी, ठीक है। तो बात करते हैं देखो इंटरनेट की, तो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3। इंटरनेट की बात करें दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछें तो विश्व का सबसे बड़ा एवं लोकप्रिय नेटवर्क है, विश्व का तो सबसे बड़ा है ही है, विश्व का सबसे बड़ा वह लोकप्रिय नेटवर्क है, लोकप्रिय नेटवर्क है, ठीक है। इसका पूरा नाम पूछे तो इंटर कनेक्टेड नेटवर्क है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसके जनक हमने विंट श्रप और बॉब काहन हो गया। इंटरनेट की शुरुआत, यानी इंटरनेट की शुरुआत करें तो सबसे पहले कब हुई थी इसकी शुरुआत, दोस्तों अभी देखो आपने देखा था इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, यानी सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई आपकी, अमेरिका द्वारा शुरुआत की गई थी, सर्वप्रथम शुरुआत 1969 में इसकी सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत BSNL ने की थी। देखो भारत में पहला इंटरनेट 14 अगस्त 1995 को लॉन्च हुआ था, पूछा जा सकता है भारत में पहला इंटरनेट, भारत में पहला इंटरनेट कब लॉन्च हुआ, ऐसा क्वेश्चन आया आपका कि लॉन्च हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा आपका 14 अगस्त 1995 को, 14 अगस्त 1995 को लॉन्च हुआ। देखो डेट इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि आप सभी ने रटा है
कि 15 अगस्त को भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई, 15 अगस्त में भारत को इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई, ठीक है। लेकिन ऐसा पूछ ले कि भारत में पहला इंटरनेट कब लॉन्च हुआ, तो 14 अगस्त 1995 को लॉन्च हुआ। और सर्वप्रथम उपयोग कब लिया गया, सर्वप्रथम उपयोग कब लिया गया, तो ये याद करना दोस्तों, ये लिया गया था आपका 15 अगस्त 1995 को। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इंटरनेट में बात करें, 2 मानक प्रोटोकॉल प्रयुक्त होते हैं आपके, 2 मानक प्रोटोकॉल। अब 2 मानक प्रोटोकॉल कौन कौन से आपकी, वो भी याद होना चाहिए। एक तो होता है आपका TCP और एक होता है आपका IP। एक तो होता है आपका TCP और पहला तो, और दूसरा कौन सा होता है आपका IP होता है। यानी बात करते हैं आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आपका होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सीधा पूछ ले कि इंटरनेट में कितने प्रोटोकॉल होते हैं, तो 2 प्रोटोकॉल होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना साथ साथ। बाकी हमने इंटरनेट के बारे में पूरा क्वेश्चन हो गया आपका। ये पता चलेगी आपको कि शुरुआत कब हुई थी, 1969 में शुरुआत हुई थी, देखो। और हम लोगों ने कब जाना इंटरनेट के बारे में, लगभग मेरे हिसाब से अपने वाले बैच की बात करें तो 2013-14 के अंदर हमने इंटरनेट सुना था। 25 MB मिलती थी हमको, ठीक है। और 25 MB का हम यूज करते थे 1 महीना, और आज हम 1 GB चाहिए 1 घंटे की, ठीक है। परिवर्तन हो रहा है भाई दोस्तों, परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हम डिजिटल बन रहे हैं। तो याद कर लें दोस्तों, ये पूरे के पूरे पॉइंट जितने मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा है। यदि पूछने की संभावना है तो यहाँ से क्वेश्चन आज यदि एग्जामिनर यहाँ से बनाना चाहिए तो इन्हीं से किसी में से एक क्वेश्चन आपको बनाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। तो हर पॉइंट को क्वेश्चन के हिसाब से देखना है हमें, कि इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर करवाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो है सत्य हो जाएगा, क्योंकि भारत में 1995 में सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी उपयोग लेना, और BSNL द्वारा। वर्तमान में सरकारी कर्मचारी की बात करें, वर्तमान में सरकारी कंपनी कौन सी है आपकी, अभी 4G लॉन्च किया है, जहाँ पर निजी कंपनी 5G लॉन्च की है, इसने अभी तक 4G लॉन्च किया है, BSNL है, और इसके साथ MTNL भी है। ये दोनों चीज़ भी याद कर लेना, सीधा पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो सीधे क्वेश्चन पूछे गए आपके, वर्ल्ड वाइड का आविष्कार किसने किया, इसकी फुल फॉर्म ये भी पूछी जा चुकी है। वर्ल्ड वाइड वेब है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, यानी ये फुल फॉर्म आपको याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में आ चुकी है आपके। आविष्कार किसने किया, विंडसरफ। तो विंडसरफ का नाम हमने अभी पीछे आपको बताया था, विंडसरफ कौन थे आपके, बताओ भाई, आपको बताना है कि विंडसरफ कौन थे आपके। लैरी पेज, टिम्स बर्नर्स ली, सर्गे ब्रिन। तो यहाँ पर बात करें वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो इसका आविष्कार किया था आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। सीधा क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। शॉर्ट में नाम आ सकता है आपका WWW। और इस WWW की बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें दोस्तों, सीधा बात करें इसका उपयोग, यानी उपयोग क्या है, ये क्वेश्चन में आपका आ चुका है। यदि कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेब पेज और वेबसाइट को परस्पर जोड़ता है। ये क्या करता है आपका, वेब पेज और वेबसाइट को परस्पर जोड़ता है, परस्पर जोड़ता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब का काम क्या है, फुल फॉर्म तो आपकी पहले भी पूछी जा चुकी है, ये आप सभी को पता ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका, वेबसाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। भाई निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको कमेंट के अंदर बताना है राइट आंसर क्या होगा इसका। वेबसाइट एक वेब पेज का नाम है जो केवल उपयोगकर्ता द्वारा बनाया गया है। क्या सही है, बिल्कुल राइट। वेबसाइट क्या आपका एक वेब पेज का नाम है जो केवल उपयोगकर्ता द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सॉरी गलत, सही कथन पूछा, ये तो गलत हो जाएगा कि वेबसाइट एक वेब पेज है जो केवल उपयोगकर्ता द्वारा बनाया गया, नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट एक अथवा अधिक वेब पेजों का एक संग्रह होता है। वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा आपका, जब आप एक जैसे सर्च करते हो आप गूगल के अंदर जाके कुछ भी आप बात कर लीजिए, जैसे भारत का मानचित्र, तो भारत के मानचित्र के बारे में बहुत सी डिटेल आती है, आपके बहुत से पेज आपको खुल जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। दूसरा दे रखा आपका, वेबसाइट में उपयोगकर्ता सामग्री को पढ़ सकता है,
लेकिन उसे संशोधित नहीं कर सकता। बिल्कुल राइट। सॉरी, आज क्या हो गया, एक मिनट, सॉरी। देखिए दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। वेबसाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वेबसाइट में उपयोगकर्ता सामग्री को पढ़ सकता है। जैसे हम आपके मान लीजिए गूगल आपका, ठीक है, तो गूगल में आपने सर्च किया कि राजस्थान के एकीकरण, तो राजस्थान का एकीकरण देखा, तो राजस्थान का एकीकरण आ गया आपका, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। क्या आप इसमें संशोधन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, केवल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ ही सकते हो ना आप। तो ये आपका सही होगा। और हमें पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। और वेबसाइट का जो मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। वेबसाइट का जो मुख्य पेज है दोस्तों, वो डोमेन पेज नहीं कहलाता आपका, क्या कहलाता है आपका? होम पेज कहलाता है। होम पेज कहलाता है। आपने देखा होगा जब भी आप गूगल खोलते हो तो यहाँ पर होम लिखा होता है आपका, ठीक है, वो होम पेज कहलाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वेबसाइट दो तरफा स्वाद के लिए विकसित की जाती है, नहीं, एक तरफा, यानी सिर्फ वही आपको दिखाता है, वही आपको देखना होता है। आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते, आप अपना कुछ मटेरियल उसमें नहीं डाल सकते। तो क्या हो जाएगा आपका? एक तरफा, एक तरफा स्वाद। एक मिनट। तो वेबसाइट में क्या कर सकते हो आप? एक तरफा स्वाद ले सकते हो, दो तरफा स्वाद नहीं होता इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि यूजर वेबसाइट में प्रकाशित संग्रहित सामग्री को देख या पढ़ सकता है परंतु संशोधन नहीं कर सकता। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वेबसाइट का मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। आप सबने देखा है, होम पेज के बारे में जानते हो आप। वेबसाइट एक वेब पेज का नाम है, वही तो वेब पेज का नाम तो है दोस्त, लेकिन यहाँ पर जो केवल उपयोगकर्ता द्वारा बनाया जाता है, नहीं, उपयोगकर्ता द्वारा ये नहीं बनाया जाता। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन है ये आपका, यानी कि आपकी बात करें एक तरफा स्वाद है आपका। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? देखो भाई, वेब पेज है वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तो 2 प्रकार के होते हैं। भाई पूछे कि वेब पेज क्या आपके कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके 2 प्रकार के, वो भी आपको याद होनी चाहिए। साथ साथ यदि 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा है तो कौन कौन से होते हैं आपके? ये तो होते हैं आपके स्टैटिक वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज। दूसरा कौन सा होता है आपका? डायनेमिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज, वेब पेज सीधा पूछा जा सकता है आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आपके स्टैटिक वेब पेज के बारे में। पूछ ले कि ये क्या करता है? तो ये इस वेब पेज पर प्रदर्शित सूचना स्थिर रहती है। इस पर क्या रहती है? जो आपकी प्रदर्शित सूचना है आपकी स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। डायनेमिक वेब पेज की बात करें तो ये क्या करता है आपका? प्रदर्शित सूचनाएं परिवर्तित होती है, प्रदर्शित सूचनाएं परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट लगा के यहाँ पर ये चीज़ याद कर लें दोस्तों। नोट लगा के यहाँ पर ये चीज़ क्या याद करनी है? एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने को नेविगेटिंग कहते हैं। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने को नेविगेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? नेविगेटिंग कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से इंपॉर्टेंट कि ए पेज से दूसरे पेज पे जाने को क्या कहा जाता है या किस शब्द के नाम से जाना जाता है? तो नेविगेशन शब्द के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्त। नेविगेशन को याद कर लेना, नेविगेटिंग को याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा आराम से करते हैं ना, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा तो स्पीड में थोड़ी गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है ना। चलिए आराम से करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। HTML भाषा की खोज किसने की थी? लास्ट टाइम इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। HTML का उपयोग क्या होता है? ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम, या इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी लास्ट टाइम आपकी। तो खोज किसने की थी दोस्तों HTML की? चार्ल्स बेबेज। तो ये तो कंप्यूटर के जनक थे आपके चार्ल्स बेबेज। तो विंड सर्फ, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव जॉब्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसकी फुल फॉर्म लास्ट टाइम पूछी गई है तो याद भी कर लेना साथ साथ। टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेक्सस, गूगल क्रोम, नेट एस्केप नेविगेटर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? दुनिया का पहला कौन सा आपका? बताओ भाई, दुनिया का पहला कौन सा आपका? नेक्सस है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका आविष्कार भी किसने किया था? तो टीम बात करें आपके, ब्रन रसली ने बहुत कुछ किया आपके लिए, तो ये याद कर लेना दोस्तों, इनका नाम बहुत ज़्यादा है। उसका क्या था आपका? टीम ब्रन रसली। ठीक है, अजीब सा नाम है, मुझे नाम ही नहीं आ रहा इसका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? भारत का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? ठीक है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़े से नए नए नाम आ रहे हैं अपने सामने। तो भारत का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो ये आपको कमेंट के अंदर बताना है, या मैं बता देता हूँ, एपिक। कौन सा है दोस्त? एपिक। मोस्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये भी मोस्ट है, ये तो पूछा जा चुका है आपका। ये आप हो सकता है इस बार आपको भारत वाला पूछ ले। बाकी आपके सारे के सारे वेब ब्राउज़र है। लास्ट टाइम क्रोम वाला पूछा गया था आपका, नहीं इस प्रकार से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था आपका? देखो मैं याद करता हूँ इवेंट, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना लास्ट टाइम 2022 में। क्वेश्चन पूछा गया था आपका वेब ब्राउज़र से, 2022 में क्वेश्चन आया था भाई। तो सारे पेपर देखे, लेकिन पेपर क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं ना। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, 2022 में क्वेश्चन यही था आपका कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। देखना, आपने भी देखे होंगे प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, आपने देखे तो कमेंट में बताना यही क्वेश्चन था आपका। तो उसमें आपके गूगल क्रोम थे, ठीक है, ओपेरा दे रखा था, और भी देख रखे होंगे आपके फॉक्स वगैरह, मोजिला वगैरह, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे होंगे, कुछ ना कुछ 4 ऑप्शन थे आपके, इसमें से एक नहीं था आपका जो वेब ब्राउज़र नहीं था। ठीक है, वो आपका राइट आंसर था। तो वैसे क्वेश्चन आपको याद करने, तो सारे के सारे वेब ब्राउज़र आपको याद होने चाहिए, जो मोस्ट है, जो आप काम में लेते हो, दैनिक जीवन में काम आते हैं, वो याद। यदि 2-3 ऑप्शन कट जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वेब पेजों को वेब सर्वर से ब्राउज़र तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है कि भाई वेब पेजों को वेब सर्वर से ब्राउज़र तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब स्क्रिप्ट, वेब प्रोटोकॉल, वेब होस्टिंग, वेब थीम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेब प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। एक और पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, प्रोटोकॉल के बारे में क्वेश्चन आपका एक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लो देखिए, मैंने ले लिया साथ ही। नीचे दिए गए में से असुमिलित जोड़ी पहचानी। असुमिलित जोड़ी कौन सी है आपको? ये आपको पहचानना है कि इनमें से असुमिलित जोड़ी कौन सी है आपकी। देखो, TCP या IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। बिल्कुल इंटरनेट प्रोटोकॉल आ सकता है भाई। IP का मतलब क्या हो गया आपका? इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। हमने अभी 2 प्रोटोकॉल देखे थे पीछे, ठीक है, इंटरनेट के 2 प्रोटोकॉल देखे थे। आपको याद है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, इसलिए बता रहा हूँ, वापस याद कर लेना। इंटरनेट के कितने प्रोटोकॉल थे आपके? 2 थे। ये तो IP प्रोटोकॉल, एक था आपका TCP प्रोटोकॉल, यानी बात करें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, और एक हो गया आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये तो आपका है HTTP फाइल ट्रांसफ़र। भाई HTTP जो प्रोटोकॉल है, इसका फाइल ट्रांसफ़र है, सही है क्या? वेब एक्सेस होता है, तो आपका क्या होता है? आपका वेब एक्सेस होता है, फाइल ट्रांसफ़र इसका काम नहीं है। ये तो क्या आपका? अरे वेब एक्सेस है, अभी हमने देखा है पीछे क्वेश्चन। अरे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, फाइल ट्रांसफ़र नहीं है आपका।
SMTP ईमेल भेजना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल भेजना बिल्कुल राइट है, ईमेल को सेंड करना। FTP फाइलों का लेन देन, भाई फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हमें पूछा है कि एस उंगली जोड़ी कौन सी है, तो केवल 2 एस उंगली थे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये फाइल ट्रांसफ़र नहीं है आपका, वेब एक्सेस है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे आपको यहाँ पर कर हो रहे हैं। एक और होता है आपका PPP, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नीचे दी गए में से कौन से वेब सर्वर है। लो, ये क्वेश्चन पूछा गया था या दूसरा था, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया आपका, रीट में 2022 में पूछा गया था। मुझे याद आ रहा है कि कौन सा वेब सर्वर नहीं है, ये 2022 में पूछा गया था, कि मेरा देखा है क्वेश्चन। अपाची वेब सर्वर है आपका, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर भी है आपका, नेट स्केप सर्वर भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा आपका? ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट सर्वर और ले लेना, एक ही बचता आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। अच्छा, वो ब्राउजर वाला क्वेश्चन था आपका, वेब ब्राउजर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ये फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है आपकी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ चुकी है दोस्त। का प्रथम भाग, ये फर्स्ट लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है आपका, लेवल फर्स्ट की बात कर लेता हूँ। भाग डबल डॉट, ये आपका से पहले का भाग क्या दर्शाता है, यानी पहले का भाग आपने देखा होगा आपका ऐसे आता है आपका HTTP, नीचे आराम से लिख देता हूँ, नीचे स्पेस, इसके बारे में समझा देता हूँ आपको। HTTP, ठीक है। फिर आता है आपका डबल डॉट, ये वाला चिन्ह, ठीक है, भाग। फिर आप आता है 2 स्लैश, इस प्रकार से। फिर आता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। फिर आपका आ जाता है जैसे आपकी कलाम वाला लिख लेता हूँ, कलाम एकेडमी दे रखा है .कलाम-academy.com। तो देखो इन चीज़ की बात करें सर, इस भाग से पहले वाला भाग क्या आता है आपका, तो ये तो क्या हो गया आपका प्रोटोकॉल होता है वैसे तो। सर्वर का नाम, एक्सेस करने की विधि, वेबसाइट का डोमेन या वेब पेज का स्थान। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका एक्सेस करने की विधि। अभी देखा ना HTTP का हमने अर्थ देखा था, देखो अभी ये रहा क्वेश्चन, HTTP का अर्थ आपका वेब एक्सेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्सेस करने की विधि, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका प्रोटोकॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी प्रोटोकॉल लिख देता हूँ मैं, प्रोटोकॉल, ठीक है। ये WW आप सभी को जानते हैं, आप क्या आपका वेब सर्वर है आपका, ठीक है। कलाम एकेडमी वाला नाम क्या आपका होस्ट नेम है, यानी सर्वर का नाम होस्ट नेम। और ये आप सभी जानते हो डोमेन हो जाएगा, .com क्या हो जाएगा आपका डोमेन। तो ये चीज़ों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, याद होना चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर, 2 स्लैश हो गया आपके, ठीक है। ये भाग होता है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो किस प्रक्रिया को बुकमार्क कहा जाता है, कौन सी प्रक्रिया को बुकमार्क कहा जाता है। वेबसाइट के पेज को प्रिंट करना, भाई वेबसाइट है उसके पेज को प्रिंट करना, किसी वेबसाइट के एड्रेस को भविष्य में उपयोग हेतु सेव करना, भाई कोई भी वेबसाइट है उसके एड्रेस को भविष्य में उपयोग कर हेतु सेव करना क्या कहलाता है, बुकमार्क कहलाता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, डोमेन नेम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। डोमेन नेम, अभी हमने देखा ना डोमेन नेम .com था, किसी संस्था के कई डोमेन नाम हो सकते नहीं, किसी संस्था के कई डोमेन नाम नहीं हो सकते। डोमेन नेम केवल एक ही भाग से बनता है, डोमेन नेम केवल एक ही भाग से नहीं बनता है। डोमेन नेम के अंत में देश कोड यानी कंट्री कोड दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे .com हो गया तो व्यवसायिक संस्था हो गई, ठीक है। जैसे आपका आ गया .com, तो कौन सी हो गई आपकी व्यवसायिक संस्था हो गया अभी। जैसे कलाम है, कलाम academy.com आता है ना, तो व्यवसायिक संस्था है।
ठीक है, वो अपना व्यवसाय चला रहे हैं उस संस्था के माध्यम से। जैसे आपका आ गया .edu, तो इससे मतलब क्या हो गया आपका शैक्षणिक संस्था है आपकी। कौन सी संस्था होगी आपकी? शैक्षणिक संस्था हो गई आपकी। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आपका आ गया .go यानी .gov आ गया आपका, तो सरकारी संस्था हो गई आपकी, सरकारी संस्था हो गई आपकी। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं आपके डोमेन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा .in, इस इन का मतलब क्या आपका? इसका मतलब इंडिया है ना, भारत, अपने देश का कोड है ये .in। तो ये तो बता देश कोड दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? सर्च इंजन। सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है? सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या होगा? बताओ कमेंट के अंदर। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना सर्च इंजन का कार्य नहीं। वेबसाइट या वेब पेज का संदर्भ यानी रेफरेंस हाइपरलिंक द्वारा प्रदान करना क्या आपका सर्च इंजन का मुख्य कार्य? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्च इंजन आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं सर्च इंजन। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जैसे गूगल हो गया आपका, ठीक है, याहू हो गया आपका, बीइंग हो गया आपका, ठीक है, नेटस्केप हो गया आपका, वेब क्राउलर हो गया आपका, एग्जाइट हो गया आपका, ठीक है, डक डक गो हो गया आपका, गो हो गया आपका, ठीक है, बेडू हो गया आपका, हॉट बॉक्स हो गया आपका, खोज हो गया आपका। तो ये क्या आपके सर्च इंजन है सारे के सारे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? देखा होगा आपने जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन सर्विस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की नेविगेशन प्रणाली क्या कहते हैं? भाई भारत की नेविगेशन प्रणाली है ना, भारत की नेविगेशन प्रणाली की बात करें तो कौन सी हो जाएगी दोस्त आपकी? NAVIC है, NAVIC। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। यानी क्या हो जाएगा आपका? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, या इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम की बात करें दोस्तों, दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है आपका? IRNSS, यानी कि बात करें इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। फुल फॉर्म भी याद कर लेना इनके साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन आईपी एड्रेस के संदर्भ में असत्य है? आईपी एड्रेस के बारे में आप सभी जानते हो, कौन सा असत्य है बताओ? प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में सभी डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। बिल्कुल, प्रत्येक डिवाइस है, जितने भी डिवाइस है उनका आईपी एड्रेस सभी का भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल सत्य। प्राइवेट आईपी एड्रेस को इंटरनेट सर्विस प्रदाता ISP से खरीदना पड़ता नहीं, खरीदना नहीं पड़ता है आईपी एड्रेस को, ये गलत हो जाएगा। IPv4 कुल 32 बिट्स होते हैं। बिल्कुल, कितने होते हैं आपके? कुल 32 बिट्स होते हैं। IPv6 कुल 128 बिट्स होते हैं। बिल्कुल 128 बिट्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तो पब्लिक आईपी एड्रेस, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये आप सभी को पता है। ठीक है, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, 2 प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के होते हैं। ये तो कौन सा होता है आपका? पब्लिक होता है, यानी सब देख सकते हैं। एक होता है आपका प्राइवेट, यानी जिसका है वो स्वयं वही देख सकते हैं। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, भाई ISP से खरीदना नहीं पड़ता आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI शब्द को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले जितने भी क्वेश्चन किए हमने, जो पहले तो हमने किया था आपका शुरुआत में जो शुरुआत की थी उन क्वेश्चनों को बाद में बात करें। जो इंटरनेट तकनीकी की बात करें तो वहाँ के क्वेश्चन मैंने जहाँ पर बताया था आपको कि यहाँ पर आगे की क्वेश्चन है वो इंटरनेट तकनीकी क्वेश्चन है, जो कलाम की बुकलेट में टॉपिक दे रखा है, तो ये पूरे हो जाते हैं आपके। अब यहाँ पर बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी
में न्यूनतम विकास से क्वेश्चन आपके सारे के सारे आपको दिए गए हैं। जो सूचना प्रौद्योगिकी है यानी IT है आपका, उसमें न्यूनतम विकास की बात करें तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से टॉपिक से ले गए। आपको बता रहा हूँ साथ साथ, यदि आप बुकलेट को लेकर साथ पढ़ रहे हो कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बता रहा हूँ साथ साथ। तो अब तक क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और कॉमेंट के अंदर जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI शब्द को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? एलन ट्यूरिंग। देखो एलन ट्यूरिंग को आप कमेंट में बताना है मैंने इनके बारे में क्या बताया था। शुरुआत में जब ICT पहली क्लास हुई थी तब मैंने एलन ट्यूरिंग के बारे में बताया था, यदि आपको याद नहीं है तो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्वेश्चन भी वहाँ पर करवाया था आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था पहली क्लास के अंदर, और कलाम ने टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। कलाम ने टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। देखो मुझे याद है सब कुछ, क्योंकि मैंने एनालिसिस करवाया एक एक पॉइंट को, इसलिए बता रहा हूँ। यदि जिन जिनको याद है वो इसका आंसर भी देना है, आपको देना है, मैं नहीं दूंगा इसका आंसर। मार्विन मिन्स्की थे, जॉन मैकार्थी थे, एड्रू एनजी, इन सभी के बारे में बताया मैंने पहले क्लास, आधार वाली क्लास में। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार है ना, वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1956 में। किसके द्वारा किया गया था? आपका जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। AI कोर्स प्लेटफॉर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाई AI जो कोर्स है इस प्लेटफॉर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश में सोशल मीडिया निगरानी बढ़ाना, AI अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना, केवल चैटबॉट्स विकसित करना, इंटरनेट सुरक्षा हेतु फायरवॉल बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा AI अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? देखो इसे इधर आपके बॉक्स दे रखे हैं आपके, यानी चैटबॉट दे रखे हैं यहाँ पर, और इधर आपकी निर्माता कंपनी दे रखी है, निर्माता के अंदर पूछा है। तो ChatGPT गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित किया गया नहीं, डीप माइंड द्वारा आपका जिमिनी, जो आप फोटो एडिटिंग करते हो ना जिमिनी पर, ठीक है, वो किसके द्वारा विकसित किया गया? आपके गूगल। इसके बाद बात करें डीप माइंड द्वारा, तो ChatGPT ओपन AI द्वारा निर्मित किया गया। इसका निर्माता कौन है? आपका ओपन AI, ठीक है। तो पहला तो आपका गलत जोड़ा है। जिमिनी की, तो जिमिनी मैंने बता दिया, ये रहा आपका। मेटा फेसबुक का उसका बात करें जो आपका मेटा फेसबुक है आपका, ठीक है, इसने किसका विकसित किया है? भाई कौन सा चैटबॉक्स विकसित किया है इन्होंने? चैटबॉट की बात करें तो मेटा फेसबुक ने LLAMA चैटबॉट का, यानी चैटबॉट को विकसित किया है मेटा फेसबुक कंपनी ने। क्लाउड को विकसित किसने किया? आपका एंथ्रोपिक ने। एंथ्रोपिक द्वारा विकसित किया गया है। तो हमारा सही कौन सा है? हमें पूछा सही सम्मिलित, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही सम्मिलित है। होनो मन की बात करें तो सेठा महालक्ष्मी AI द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा 2 चैटबॉक्स आपको और याद करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। ये तो कौन सा? क्योंकि एलन मस्क काफ़ी चर्चा में रहते हैं। एलन मस्क की बात करते हैं XAI, यानी कि बात करते हैं आपका एलन मस्क की। इन्होंने कौन से चैटबॉक्स का आविष्कार किया है? तो क्या आपका ग्रोक, ये इंपॉर्टेंट बनता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है अपने भारत का, यानी IIT मद्रास ने कौन सा विकसित किया दोस्तों? इन्होंने किया AI फॉर चैटबॉट की बात करें तो AI फॉर भारत बोट्स को विकसित किया। ये 2 इंपॉर्टेंट बनते हैं, सीधा पूछ ले कि AI फॉर भारत बोट्स का आविष्कार किस के द्वारा किया गया है या कौन सी संस्था द्वारा किया गया है? तो IIT मद्रास आ सकता है, IIT जोधपुर आ सकता है, IIT कानपुर आ सकता है, IIT चेन्नई तो मद्रास ही हो गई आपकी, और कुछ आ सकता है, त्रिची आ सकता है, IIT त्रिची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? IIT मद्रास हो जाएगा, जिसने इसको विकसित किया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया वाला तो वैसे इंपॉर्टेंट है। एलन मस्क वाला चर्चा के कारण विकसित हो सकता है। ChatGPT वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है, जिमिनी वगैरह। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राष्ट्रीय डेटा और
एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या वित्त मंत्रालय? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, NDAP। तो ये नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया यानी लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कब विकसित किया गया ये यानी लॉन्च कब किया गया नीति आयोग द्वारा? 2022 में। डेट भी याद कर लेना, साथ साथ पूछी जा सकती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में सही है? यानी सही कथन हमें पूछा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग में सभी डेटा उपयोगकर्ता के निजी कंप्यूटर्स में संग्रहित होता है। क्या सही है? नहीं। डिजी लॉकर एक निजी विदेशी कंपनी द्वारा बनाया गया क्लाउड स्टोरेज है। डिजी लॉकर नहीं, ये भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों के लिए सुविधा के लिए बनाया गया है, यानी निजी कंपनी द्वारा नहीं बनाया गया। ये आपका गलत हो जाएगा आपका। जिसपे आपने डिजी लॉकर की बात करी, यहाँ से क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था इसके बारे में। जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं वो किस में रहते हैं? आपके डिजी लॉकर के अंदर ही तो रहते हैं। भारत सरकार द्वारा बनाया गया, सरकार द्वारा। डेटा माइनिंग का अर्थ इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा से उपयोगी जानकारी का निकालना है। तो बिल्कुल राइट, सही कथन पूछा है कि डेटा, बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में सही कौन सा है? तो डेटा माइनिंग का अर्थ इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा से उपयोगी जानकारी निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग केवल ऑफलाइन कार्यों के लिए किया जाता नहीं, सभी कार्यों के लिए ऑनलाइन कार्य भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत में इंटरनेट को थिंग्स IoT के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई? GOI और इसरो द्वारा, नासकॉम और IIT बॉम्बे द्वारा, GOI या नासकॉम, DRDO और आपकी GOI द्वारा? तो बताओ भाई राइट आंसर क्या जाएगा? GOI और नासकॉम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? बेंगलोर। सीधा पूछ लेगी IoT की स्थापना भारत में कहाँ पर की गई है? तो बेंगलोर के अंदर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ऑगमेंटेड रियलिटी AR शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था भाई बताओ? टिम बर्नर्स-ली, जॉन मैकार्थी, प्रोफेसर थॉमस पी कॉडेल या डेनिस रिची? राइट आंसर बताना आपको। थॉमस पी कॉडेल ने 1990 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? 3 राइट आंसर। कब किया था इन्होंने? 1990 के अंदर इस शब्द का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, वर्चुअल रियलिटी VR का जनक किसे कहा जाता है? यानी VR का जनक कौन है आपके? टिम बर्नर्स-ली, जेरोन लेनियर, थॉमस पी कॉडेल, एलन मस्क? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जेरोन लेनियर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको पूछे कि भारत में वर्चुअल रियलिटी जो उत्कृष्टता केंद्र है, उत्कृष्ट केंद्र है, उसकी स्थापना कहाँ पर की गई? भाई बात करते हैं आपके भारत में VR उत्कृष्टता केंद्र, यानी बात करें इंग्लिश में आ जाए VARCOE, कहाँ पर की गई स्थापना? IIT भुवनेश्वर। और ये कहाँ पर आपके? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। सॉरी, उड़ीसा में बढ़िया आएगी मात्रा, उड़ीसा। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, RFID तकनीक का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? भाई RFID है यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सॉरी तकनीक का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए नहीं, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की पहचान और जानकारी पढ़ने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की आधिकारिक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपये किस संस्था द्वारा जारी की गई है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर। तो सेबी, नीति आयोग, RBI या NPCI, तो किसके द्वारा विकसित की गई? आपकी RBI द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। RBI ने कब लॉन्च किया था इसको, ये पूछिए तो आपका 1 दिसंबर 2022 को, 1 दिसंबर 2022 को RBI ने इसको लॉन्च किया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। भीम UPI ई वॉलेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? फ्लिपकार्ट द्वारा, ICICI बैंक द्वारा, SBI द्वारा, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका रीट 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो SBI द्वारा कौन लॉन्च किया गया था? SBI जो द्वारा लॉन्च किया गया था आपका SBI बड़ी 2015 में लॉन्च किया था इन्होंने वॉलेट, ई वॉलेट आपका किसका, सॉरी 2025 लिख दिया, 2015 में किसका आपका भाई SBI का बड़ी जो वॉलेट है, ई वॉलेट आपका, ई वॉलेट पूछा जा सकता है SBI का। सीधा क्वेश्चन आ जाए आपके। ICICI बैंक द्वारा, ICICI बैंक द्वारा कौन से वॉलेट का लॉन्च किया गया आपका? तो पेजैप, ये भी इसने भी कब लॉन्च किया था आपका? 2015 में लॉन्च, 2015 में किया था इसने भी, ठीक है। इसके अलावा SBI द्वारा एक और लॉन्च है आपका, कौन सा? ई रुपी, ई रुपी वॉलेट भी SBI द्वारा ही लॉन्च है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपको। फोन पे द्वारा विकसित आपका, फ्लिपकार्ट द्वारा विकसित है ई वॉलेट, फोन पे, फोन पे द्वारा विकसित है कौन सा? फ्लिपकार्ट द्वारा कौन सा विकसित है आपका? फोन पे, ठीक है। ये भी याद करना साथ साथ, यानी फोन पे किसका है आपका? फ्लिपकार्ट का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। तो ये सारे के सारे आपके सूचना प्रौद्योगिकी जो आपके नूतन विकास थे, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए थे, पूछे हुए क्वेश्चन थे फर्स्ट ग्रेड के अंदर। इसके अलावा आपके सेट के क्वेश्चन थे, और जो बनने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करवाने की कोशिश किए हैं। आप देखो एक टॉपिक और दिया हुआ आपका इसी टॉपिक में, जो आपके सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के अंदर राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी। तो राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके, 13-14 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो सारे के सारे क्वेश्चन देख लीजिए अभी। देखो राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग DOIT एंड C का नाम किस वर्ष अपनाया गया? भाई ये नाम किस वर्ष अपनाया गया? 1987 में, 1989 में? 1987 में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना की थी, कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना की गई थी। कंप्यूटर साइंस की जो आपकी एग्जाम होती है ना, वहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए मेरे, वहाँ से भी लिए मैंने क्वेश्चन, बहुत तैयार किए, बहुत ज़्यादा ढूंढ ढांड के आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पूछे गए जैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक आपकी कंप्यूटर साइंस की एग्जाम होती है आपकी, उसके अंदर आपका टॉपिक था, वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठा लिए, ठीक है। मैंने सोचा सभी करवा देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको कम से कम आने चाहिए सारे, ठीक है। मैंने अच्छा किया नहीं किया वो कमेंट के अंदर बताना भाई। तो 1983 में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1989, 2002 या 2010, तो राइट आंसर क्या जगह दोस्त आपका? भाई राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का नाम किस वर्ष अपनाया गया? तो 1989 या 2002, तो 2002 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1989 में बात करें आपके राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज राजकोप उपग्रह नामक उपग्रह की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी दोस्त? राजकोप, सुना होगा आपने नाम, ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना कब की थी? 1989 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और 2010 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। 2010 में इसका नाम परिवर्तन किया गया, और क्या रखा गया दोस्तों आपका? RISL रखा गया, RISL रखा गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आप क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। फुल फॉर्म की बात करें आप, यदि आप मान लीजिए आपको फुल फॉर्म पूछ ले, तो ये आप याद करना दोस्तों, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है।
राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज, राजकॉम की स्थापना 1989 में हुई थी, बिल्कुल राइट, अभी बताया मैंने। देखो राजकॉम की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1989 के अंदर हुई थी, बिल्कुल सत्य बात है ये तो आपकी। राजकॉम का स्वरूप 2010 में बदलकर RISL कर दिया गया, बिल्कुल राइट, 2010 में। बात करें राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, इसका नाम कर दिया गया, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान अपने नागरिकों को हिंदी ईमेल यानी राजमेल की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला राज्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जामों के अंदर, तो बिल्कुल राइट। यहाँ पर देखिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान में जियो 5G सर्विस 7 जनवरी 2025 जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में प्रारंभ की गई, गलत। 7 जनवरी 2023 को, 7 जनवरी 2023 को जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में प्रारंभ की गई थी जियो द्वारा 5G सर्विस। जियो किसकी, आपकी मुकेश अंबानी कंपनी है, आप सभी को पता है। तो ये आपका असत्य हो जाए क्योंकि 2025 नहीं था दोस्त, 2023 था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फटाफट कर लेते हैं। देखो राजस्थान राज्य डेटा सेंटर RSDC किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल क्षमता कितनी है आपकी, वह इसकी पूछिए RSDC की कुल क्षमता, भाई डेटा सेंटर कुल क्षमता कितनी है आपकी, तो 800 रैंक है। कितनी रैंक है दोस्त, 800 रैंक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। और राजस्थान राज्य डेटा सेंटर जयपुर में स्थित है, भाई राजस्थान राज्य डेटा सेंटर कहाँ पर है आप, सीधा पूछ ले तो जयपुर के अंदर है। कहाँ पर दोस्त है, जयपुर के अंदर आपका, सीधा पूछा जा सकता है। यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है, सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, राजस्थान संपर्क पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, वह राजस्थान जो संपर्क पोर्टल है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी आपकी, शुरुआत हुई थी आपकी जून 2014 में। कब हुई थी दोस्त, जून 2014 में राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सरकारी कर्मचारी के लिए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, आमजन को शिकायत दर्ज कराने और समाधान ट्रैक करने के लिए एकीकृत मंच प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। और हेल्पलाइन नंबर कितने आपके, इस पर कभी भी आप शिकायत कर सकते हो, किसी भी संस्था के बारे में कुछ भी जान सकते हो, 181, ठीक है, याद कर लेना 181 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर कभी भी सवाल ले सकते हो। नेक्स्ट, राजनेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, भाई राजनेट जो परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, क्या यही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना ही राजनेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज वाईफाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, भाई राज वाईफाई योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्राम पंचायत स्तर तक नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है राज वाईफाई का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ई मित्र प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है। अब ई मित्र के बारे में आप जानते हो दोस्तों, केवल डिजिटल सिग्नेचर प्रदान करना नहीं, मूल निवास, राशन कार्ड, जाति या जन्म प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं प्रदान करना ई मित्र प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत कब हुई थी इसकी, शुरुआत की बात करें दोस्तों 2004 में, मैंने पहले बता चुका हूँ ई मित्र का, कल भी करवाया था मैंने, 2004 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। किस पर आधारित मॉडल है ये, किस प्रकार का मॉडल है आपका, तो PPP मॉडल है, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। यानी कि बात करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PP मॉडल, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई मित्र प्लस की विशेषता क्या है, ई मित्र प्लस की विशेषता क्या है, यह मानव रहित सेल्फ सर्विस कियोस्क है,
यह केवल मोबाइल ऐप है, यह केवल सरकारी क्षेत्रों में उपलब्ध है, यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। तो ये मानव रहित सेल्फ सर्विस कियोस्क है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी और याद करने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ई मित्र प्लस पूरे देश में अपनी तरह का पहला कियोस्क है। ई मित्र प्लस पूरे देश में अपनी तरह का पहला कियोस्क है। ठीक है, याद करना, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज इन शयन किसके लिए उपलब्ध कराई गई है? भाई राज इन शयन है वो किसके लिए उपलब्ध कराई गई है? केवल नागरिकों के लिए नहीं, केवल अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नहीं, नागरिकों अधिकारियों कर्मचारियों के लिए, सभी के लिए उपलब्ध कराई गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजकाज परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकाज परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सभी सरकारी विभागों की प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज ई वॉलेट किस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है? राज ई वॉलेट किस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सुरक्षित रखना, केवल मोबाइल वॉलेट बैलेंस दिखाना, केवल बैंक खाता, केवल ऑनलाइन। तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सुरक्षित रखना है किसका काम? आपका राज ई वॉलेट का काम है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। सिंगल साइन ऑन एसएसओ के माध्यम से कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? आप सभी को पता है। एसएसओ की बात करें, सिंगल साइन ऑन के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जन आधार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन आधार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुरुआत कब हुई थी आपकी? 18 दिसंबर 2019 को जन आधार योजना आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, बताओ? सरकारी योजनाओं के लाभ सरल, सुगम और पारदर्शी रूप में से आम जन तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपका, जन सूचना पोर्टल किस अधिनियम द्वारा क्रियान्वित करता है या क्रियान्वयन करता है? कौन से अधिनियम या किस अधिनियम क्रियान्वयन करता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 4(2), साइबर सुरक्षा अधिनियम 2010, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2015, इलेक्ट्रॉनिक्स लेन देन अधिनियम 2000। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर क्या जाएगा आपका? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) का क्रियान्वयन करता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? इसकी शुरुआत हुई थी 13 सितंबर 2019 को। 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे आपके सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित, जिसमें हमने राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी देखी, हमने सूचना प्रौद्योगिकी के विकास देखा, हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्वेश्चन देखे हमने। ठीक है, और आज ये क्वेश्चन हमने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से शुरुआत किया था। तो ये सारे के सारे आज आपका कंप्लीट होता है टॉपिक, और अच्छे से करवाने का प्रयास किया गया। ठीक है, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो करवाए, और जितने बन सकते थे वो मैंने करवाने का प्रयास किया है। तो आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट के अंदर जरूर बताएं दोस्तों। इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके सीट के क्वेश्चन है, यानी जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया था कोई प्रीवियस ईयर, तो मैंने उसको सीट के से वो क्वेश्चन ले लिया आपको, ताकि सारे टॉपिकों से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलते रहे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर मिलेगी, आप सभी को पता है, यहाँ पर मिलती है अपने टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट है। और इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जाते जाते अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, और साथ साथ लाइक भी करना, और कमेंट के अंदर जरूर बता के जाना कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए इस तरह से मेहनत करते जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, क्वेश्चन को ढूंढते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड, यानी वो टॉपिक कौन कौन से एग्जामों के अंदर है वहाँ पर देखना पड़ता है पहले, और उन टॉपिक को देखने के बाद आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन लेके आते हैं, ताकि उस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन चुना जाता है जहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए पहले के जो आ चुके हैं, जैसे ये आपके सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वहाँ से आपको 4 क्वेश्चन एक साथ करवा दिए और उनकी व्याख्या करवा दी, तो आपको जितने क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वो सारे के सारे एक साथ एक जगह मिल जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन लिए गए। तो आप सभी को बताना है कमेंट के अंदर कि कैसी लगी। ठीक है, और इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। कल मिलते हैं कल आपका टेस्ट हुआ है, लेकिन सुबह सुबह आपको एक क्लास मिल जाएगी सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव कल क्लास आपको मिल जाएगी दोस्तों सुबह। इस बार हमने क्लास संस्कृति की नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ी अभी भी ठीक नहीं है तबीयत वगैरह, अभी भी आपकी बहुत ज़्यादा, आपकी क्या मेरी खराब है। ठीक है,
तो कोशिश करेंगे आपको इस संडे के बाद क्लास संस्कृति की पूरी करवा दें। फिर आपकी रिविजन स्टार्ट करते हैं मिक्स क्वेश्चन। काफ़ी दोस्तों ने बोला मिक्स क्वेश्चन, और साथ साथ 2.0 की जो टेस्ट सीरीज है उसका एनालिसिस आपको करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 1.0 का तो हम कर रहे हैं, उसके भी मैंने टेस्ट 11 की अभी बाकी है क्लास, ठीक है। लेकिन साथ साथ कर देंगे 2.0 को, और साथ साथ ऐसा करें यदि 2.0 का सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस को करें पहले 2 दिन और फिर आपको ये टेस्ट करवाएं। तो आपको कमेंट के अंदर ये बताना है दोस्तों किस प्रकार से करें। कमेंट में बताना कि 2 टेस्ट जो 0 सीरीज है उसको डायरेक्ट कर दें, या 2 दिन में इसके जो सिलेबस है उसको मिक्स क्वेश्चन करें हम, मिक्स्ड क्वेश्चन, क्योंकि आपका पूरा कोर्स हो गया, कंप्लीट हो चुका, आज कल पूरा हो जाएगा, इससे समझ सकते हो आप। तो आप बात करें इनको 2 दिन में पूरा कर लें, मतलब 2 घंटे की क्लास लें हम, तो 2 घंटे की क्लास लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दिन में 2 घंटे की सुबह, 2 घंटे शाम नहीं 2 घंटे की हो पाएगी, ठीक है। देखेंगे उस टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों, स्कूल भी जाना पड़ता है ना, देख लेंगे उस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। आपको कमेंट के अंदर बताना सलाह देनी है आपको किस प्रकार करना है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।